This conference will now be recorded. अद्य मंगलवासरः अथवा भौमवासरः भाद्रपद शुद्ध चतुर्दशी अनंत चतुर्दशी इति लोके दिनांक 1 सेप्टेम्बर 2020 चरकसूत्रस्थानाध्याय 26 अत्रैव तथा शंखं चक्रं गलतां दधतमृतघटं चारुदोर्भिश्चतुर्भिः सूक्ष्मस्वच्छातिरुद्यां मौनिमं भोजनेत्रं कालाम्भोदोज्ज्वलाङ्गं कटितटविलसच्चारुपीताम्बराढ्यं वन्दे धन्वन्तरिं तं निखिलगतवनप्रौढदावाग्निलीलम् प्रौढदावाग्निलीलम् ब्रह्मणो हि समारब्धा मात्रेयाद्येषु पूजिताम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम् आयुर्वेदरतं वन्दे माधवाख्यं महागुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं शिष्येभ्यो यः प्रदत्तवान् द्रष्टाज्ञानी दृष्टकर्मा कृतकर्मा तथैव च अध्यापको विषक्श्रेष्ठो महान् संशोधकस्तथा गुणैरेतैः समुदितैः यत्कार्यं प्रतनोति सः समृद्ध्यर्थं हि कार्यस्य वयं नु प्रयतामहे सरस्वत्यै नमो यस्याः प्रसादात् पुण्यकर्मभिः बुद्धिदर्पणसङ्क्रान्तं जगदध्यक्षमीक्षते आत्रेयं प्रथमं वन्दे आयुर्वेदजगद्गुरुम् आयुर्वेदामृतं सर्वं गृहीत्वा हि सुरेश्वरात् अग्निवेशादिकेभ्यो यत्प्रयच्छत्नुमि सत्तमः प्रथमं तन्त्रकर्तारम् अग्निवेशं नमाम्यहम्। परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोग एव च विभागश्च पृथक्त्वं च परिमाणम् अथापि च संस्कारोऽभ्यास इत्येते गुणात्मीयाः परादयः। तर्हि इदानीं रसानन्तरं गुणान् परादिगुणान् आह परापरत्वे युक्तिश्च इत्यादि सिद्ध्युपायाश्चिकित्सायाः लक्षणे स्थान प्रत्यक्ष। तर्हि एते परादयः उपाचिकित्सायाः सिद्ध्युपायाः तान् लक्षणैः प्रचक्षते। तर्हि कानि तेषां लक्षणानि तदहं प्रवक्ष्ये। देशकालवयोमानपाकवीर्यरसादिषु परापरत्वे। तर्हि परत्वञ्च अपरत्वञ्च इति इदं द्वयं तावत् श्रेष्ठत्वं कनिष्ठत्वं च सूचयति। देशकालवयोमानपाकवीर्यरस एतादृशेषु भावेषु परातृत्वं निर्भरम् अस्ति। तर्हि कथमेतत् कुत्र प्रयोक्तव्यम् इत्येतद्विषये चिन्तनीयम्। स परापरत्वे युक्तिश्च संख्या संयोगे ये सब परादी गुण है और ये सिद्धि के उपाय है चिकित्सा के। इस माध्यम से यहाँ पे बताए गए इस प्रकार से। तो उसमें परापरत्व जो है वो पहले बताते हैं। देशकाल वयोमान देश पाकवीर्य रसादिषु परापरत्व। सुदेश काल वयमान पाक वीर्य रस इत्यादि भावों में परापरत्व बताया गया है। कौन सा श्रेष्ठ है पर कौन सा कनिष्ठ इस प्रकार का है। तो देश में अनुपदेश कनिष्ठ है, जांगल देश अच्छा है रहने के लिए, इस प्रकार से रहता है। या साधारण अनुप साधारण जांगल, इसमें भी साधारण जांगल ज्यादा अच्छा इस प्रकार का है। काल के हिसाब से जो शीत ऋतु है वो सबसे ज्यादा बल देने वाला इस प्रकार का, और ग्रीष्म और वर्षा ये सबसे कम बल देने वाले इस प्रकार के हैं। वयो के अनुसार तारुण्य जो है वो सबसे अहम है। बाल्य और वार्धक्य वार्धक्य सबसे कनिष्ठ इस प्रकार का रहेगा। मान
मान अलग भी है, परिमाणम अथापि च, परिमाणम अथापि च। श्रेष्ठ मान क्या है और कनिष्ठ मान क्या है, इस प्रकार से मान के बारे में, परत्व अपरत्व के बारे में सोच सकते हैं। पाक, हाँ, तो सही पाक होना वास्तव में जरूरी इस प्रकार का रहेगा, वो श्रेष्ठ इस प्रकार का रहेगा। और दग्ध पाक वगैरह जो है या खर पाक, ये जो है वो थोड़ा कनिष्ठ इस प्रकार का रहेगा। वीर्य में भी उत्कर्ष और अपकर्ष ये दोनों रहेंगे, कि ज्यादा ही उष्ण है और उतना उष्ण नहीं है, श्रेष्ठ है उष्णता में, और ये कनिष्ठ है इस प्रकार से। रसादिशु, और रस ये मधुरतम है, मधुरतर है, मधुर है वगैरह वगैरह, इस प्रकार से भी इसमें परापरत्व रहेगा। तो शर्करेक्ष विकाराण पाणितं च वरावरे, इक्षर विकारों में शर्करा श्रेष्ठ, अवर या पर इस प्रकार के, और पानी तो सबसे कनिष्ठ इस प्रकार का है। तो इस तरीके से ये बताते रहते हैं कि क्या श्रेष्ठ है, क्या कनिष्ठ इस प्रकार का है। युक्तिश्च योजना याति युज्यते, युक्ति ये गुण इस प्रकार का भी है, और वो योजना है जिसकी, जो फलद्रुप इस प्रकार की होती है, भली भांति प्रयोग में लाई जाती है। तो जब हम युक्ति को एक प्रमाण के रूप में समझते हैं, वो एक प्रमा का करण, यथार्थ ज्ञान का साधन इस प्रकार का बन जाता है। और जब उस युक्ति प्रमाण के अनुसार किसी में योजना करते हैं कि ये इस प्रकार से करना है, तो वो युक्ति कही जाती है, ये युक्ति गुण इस प्रकार का कहा जाता है। युजु का वास्तविक मतलब दो चीजों को साथ में लाना इस प्रकार का है, जोड़ने इस प्रकार से। लेकिन आगे योग संयोग ही उच्यते, तो योग युक्ति के बारे में बहुत सारे भावों का जैसे कि मैंने कहा कि युक्ति प्रमाण से ज्ञान होता है, और उसके अनुसार क्रिया करना, ये योजना इस प्रकार का है। युक्ति योजना इस प्रकार से कही जाएगी। तो ये पथ्य के साथ, ये दवा इस अनुपात के साथ, इस काल में वगैरह वगैरह देनी है, ये सब योजना कहलाती है। ये केवल एक चीज है ऐसी नहीं है, ये बहुत सारे चीजों का एक साथ प्रयोग होता है, सभी के बारे में विचार उसके बारे में होता है। संख्या स्यात् गणितम, संख्या जो है वो गणित इस प्रकार की है। तो कौन सा भाव कितना लेना है वगैरह वगैरह, या दोषों के भेद कितने हैं, रसों के भेद कितने हैं, ये सब गणित इस प्रकार का है। और गणित, भाषा और तर्कशास्त्र, ये तीन विषय प्राचीन काल में पढ़ाए जाते थे। कि भाषा एक कौन सा भी शास्त्र सीखने के लिए माध्यम है, इसलिए भाषा का एक अहम उपयोग है। सभी शास्त्रों में गणित आता ही है, तो जो जितना उसके लिए चाहिए उतना गणित सीख लेना, ये दूसरी चीज है। और तर्कशास्त्र, जो भी हम विचार करेंगे वो सही दिशा में करेंगे, इसलिए तर्कशास्त्र असद हेतु नहीं होना ऐसा। देवपाचार्य सर की किताब है मैथमेटिक्स इन आयुर्वेद। मैंने सिर्फ देखी है, पढ़ी नहीं है, लेकिन अच्छा होगा हम अगर पढ़ेंगे तो। योगा सह संयोग उच्यते, तो सहयोग इस संयोग,
दो चीजों को इकट्ठा लाना, इस प्रकार से दो या अनेक चीजों को, ये संयोग है। संयोगः पुनः द्रव्याणां द्वयो बहुनां वा द्रव्याणां संवित्ति भावः सविशेषम् आरभते यं न एकैकाशः द्रव्याणि आरभन्ते। ये आगे विमान स्थान में आर विधि विशेष आयतन के बारे में बताया गया है। तो दो या उससे ज्यादा द्रव्यों का संयोग जिससे विशेष निर्माण होता है, जैसे कि ये दूध और फल दोनों अलग अलग अच्छे हैं, लेकिन दोनों का संयोग हो जाता है तो विरुद्धांत बन जाता है, वगैरह वगैरह, इस प्रकार से। तो एक संयोग एक अलग चीज है। मुनिरेव ही जानाति द्रव्य संयोगजं फलम्। द्रव्य संयोग का फल क्या है मुनि ही जानते हैं, ऐसा एक सुश्रुत में वचन आया है। और दूसरी अहम चीज है कि संयोग से केवल गुणधर्मों का गुणकर्मों का सम्मेलन इस प्रकार का हो जाता है, ऐसा नहीं है, उससे ज्यादा और कुछ उसमें गुण कर्म निर्माण होते हैं। और इसलिए जब हम इस प्रकार के संयोग करेंगे तो सोच समझकर संयोग करने चाहिए। ज्यादातर हम सोचते हैं कि ये दोनों मिलाने से अच्छा ही होगा, दोनों के गुण मिल जाएंगे इस प्रकार से, लेकिन ये उतना सही नहीं है। तो विकृति विषम समवाय और बाकी जो कारण बताए गए हैं उनके जरिए संयोग से कुछ अलग ही इस प्रकार के गुणधर्म निर्माण हो सकते हैं, तो उनको ध्यान में लेना जरूरी इस प्रकार का है। द्रव्याणाम द्वंद्व सर्वैक कर्मजो नित्य एव च विभागस्विभक्ति स्यात् वियोगो भागशग्रहः। So, द्वंद्व सर्व एक कर्मजः, दो द्रव्य सर्व द्रव्य और एक कर्मज सर्व कर्मज। एक बार इसमें देखेंगे थोड़ा सा टीका में क्या है। द्रव्य के संयोग करते समय क्या सावधानी करते हम ज्यादातर समझ कर चलते हैं कि यह प्रकृति समवाय रहेगा, लेकिन सभी जगह ऐसा होता ही है ऐसा नहीं है। यहाँ पूना के ही एक सो कॉल्ड वैद्य थे, उनका मैंने बड़ा अजीब किस्सा सुना था। ये ध्यान में रखने के लिए आवश्यक इस प्रकार से है। वो बहुत सारे लोगों के आध्यात्मिक गुरु भी थे, और कई लोग उनके पास दवाइयाँ लेके लेने के लिए आते थे। तो जो भी रुग्ण आए उसके बारे में जितनी भी दवाइयाँ हो सकती है वो सब लिख के देते। अगर तमक श्वास का, मेरे पहचान में एक तमक श्वास का रोगी था, काफी वर्षों से तमक श्वास था। तो उनको उन्होंने सीतोपलादि चूर्ण, तालिसादि चूर्ण, कर्पूरादि चूर्ण, श्वास कुठार रस, अभ्रक भस्म और ढेर सारी दवाइयाँ इस प्रकार से दी थी। और उसके साथ में च्यवनप्राश, कुष्मांडावलेह, द्राक्षावलेह वगैरह वगैरह, ये सब अवलेह। और सब आसवारिष्ट, विपल्य से लेकर सभी प्रकार के आसवारिष्ट। और फिर बोलते थे कि ये एक ही दुकान से ये सभी दवा लाना। उनका जो कोई दुकानदार था वहीं से दवा लाना और उसकी रिसिप्ट लाना साथ में कि वहीं से तुमने खरीदी है इसके लिए। और उसमें स्वर्ण भस्म वगैरह ये भी रहते थे। तो कम से कम बिल 3,000 उस समय में होता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 15-20 वर्ष के पहले प्रकार से। और फिर बोलते थे कि मैं तुम्हें सब ये मिला के दे दूंगा, तो सुबह शाम इस प्रकार के खाओ, और मैं इसमें खुद की खुद दवा डाल रहा हूँ। और फिर इन सभी का मिश्रण बना के दे देते। अब इतनी दवाइयां उसमें पड़ती थी कि कौन सी दवा कितनी मात्रा में क्या है ये सब
पता लगाना मुश्किल होता था। और वो चूरण और वो अवलेह और अमृत वो सब इकट्ठा करते छांटने का और फिर ये आसवारिष्ट पीने का, इस प्रकार का सुझाव होता था। तो मैंने उस मरीज को कहा है कि ये सिस्टम ही नहीं है, ये क्या कर रहे हैं इस प्रकार से, कुछ निदान होना है, कुछ उसके अनुसार चिकित्सा होनी है, ये तो सभी दवाइयां दे देंगे इस प्रकार का, और उसमें से कुछ दवा लग जाएगी। लेकिन ये भी पॉसिबल है कि कुछ भी नहीं होगा, कुछ अलग अलग ही परिणाम होगा। क्योंकि ये प्रकृति समवाय से ही होगा, ऐसा नहीं है इस प्रकार से। और इसमें एक ही दुकान से दवा लाना ये गलत है इस प्रकार से, और उसकी रिसिप्ट लाना ये भी गलत है इस प्रकार से। और उसके आगे मैंने बाद में सुना उस दुकानदार से कि वो क्या करते थे, उसमें जो भस्म होते थे वो वैसे ही पैक वापस कर देते दुकानदार, और सिर्फ चूरण जो है वो इकट्ठा मिला के पेशेंट को दे देते, और इन भस्मों के 50% ले लेते थे दुकानदार से। एक ही दवा बार बार बिकी जाती थी। स्वर्ण भस्म किसी को दे दिया, समझो उसकी प्राइस 500 रुपया है, तो दुकानदार उससे 500 रुपए लेता था मरीज से, इनको 250 रुपए देता था। फिर वही बोतल दूसरे मरीज को दी जाती, फिर उसको भी 500 रुपए मिल जाती, इसको भी 500 रुपए मिल जाती। तो ये सिलसिला कब तक चल रहा था मालूम नहीं। मेरे मन में आया था कि ये सब पब्लिक करे इस प्रकार से। लेकिन ऐसा भी है इसमें कि इसमें आयुर्वेद की बदनामी होगी, वैद्य की बदनामी। और फिर सभी वैद्यों के बारे में लोग इस प्रकार से सोचने लगेंगे कि ये ऐसे ही करते रहते हैं इस प्रकार से। तो इसलिए मैंने संयम रखा। वो तो अभी गुजर गए। हाँ। लेकिन ये कितनी हीनता है सोचने की इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भी ठगाने वाले लोग हैं इस दुनिया में। और ये कहाँ का अध्यात्म हुआ? इस तरीके से अगर लोगों को ठगाना है, कहाँ का अध्यात्म? तो संयोग और विभाग, इनके बारे में द्वंद्व सर्व एक कर्म, इस प्रकार के संयोग भी बताते हैं और वियोग भी इस प्रकार से होता है। सो द्वंद्व कर्म संयोग के बारे में, दोनों ही गतिमान इस प्रकार के हैं, और फिर उनका संयोग होता है दो चीजों का, गति से आ रहे हैं, एक्सीडेंट वगैरह जो है इस प्रकार के दो वाहनों का इस प्रकार का एक्सीडेंट हो जाता है, दोनों भी गतिमान है, तो ये इस प्रकार का संयोग द्वंद्व संयोग हो जाएगा। सर्व का मतलब है अगर हम धान्य राशि एक बर्तन से दूसरे बर्तन में डाल रहे हैं, तो सभी गतिमान है और सभी का आपस में संयोग इस प्रकार का होता रहता है। और एक कर्म जो है वो, कोई पंछी पेड़ पे बैठा है और वहां से उड़ रहा है, तो सिर्फ वही गतिमान है, तो एक उसका ही कर्म है। वृक्ष तो स्थिर इस प्रकार का है। तो द्रव्याणाम द्वंद्व सर्वैक कर्म जो अनित्य है, हाँ, इससे उत्पन्न होने वाला और अनित्य इस प्रकार का संयोग होता है, तो अनित्य ही होता है, अनित्य एवं इस प्रकार। विभागस्तु विभक्ति से वियोगो भाग शब्द, तो उसके विपरीत विभाग होना, यानी कि एक दूसरे से अलग होना। वियोग भागशो ग्रह, पूरी की पूरी चीज
दूर हो जाती है, विभाग हो जाता है, या कुछ अंश उसका भागश विलग हो जाता है। तो ये विभाग कहलाता है। संयोगेच विभागेच कारण द्रव्यमाश्रितम कर्तव्य से क्रिया कर्म कर्म नान्यता अपेक्षित। ये कर्म की व्याख्या में बताया गया है कि संयोग और विभाग ये दोनों द्रव्य के आश्रय में रहते हैं। और उसका जो कारण है संयोग और विभाग का, वो कर्म है। जब कोई भी चीज गतिमान होती है तो उसका एक देश से वियोग और दूसरे देश से संयोग, जहाँ पे वो स्थित है वहां से वियोग, और दूसरा जो देश है उसके नजदीक का, उसके संयोग इस प्रकार का होता है। तो इस प्रकार से इकट्ठा आना या दूर हो जाना, ये संयोग और विभाग इस प्रकार के बताए गए हैं। तो संयोग का एक अलग फल होता है, और जो चीजें हमें नहीं चाहिए उसमें उनको द्रव्यंजयाद अयौगिकम, उसको निकाल देना चाहिए। इस प्रकार से तो उसका विभाग करना है। तो ये चिकित्सा के सिद्धि के उपाय इस प्रकार के बतलाए गए हैं। पृथक्त्वं स्यात् असंयोगः वैलक्षण्यम् अनेकता। तो संयोग न होना, पृथक रहना, ये एक पृथकत्व का है, पहले से ही अलग इस प्रकार का है, जिसका संयोग हुआ ही नहीं है। संयोग हुआ तो विवाह की बात होगी। वैलक्षण्यम, वो दूसरों से अलग इस प्रकार का रहेगा। और अनेकता, ये इसमें एक अहम चीज रहेगी कि इसमें बहुता इस प्रकार की रहेगी। तो हर व्यक्ति अलग अलग इस प्रकार की होती है, हर जीव जो है वो अलग अलग इस प्रकार का होता है, वो पृथक होता है। गाय जो है वो घोड़ा नहीं है, घोड़ा जो है वो गाय नहीं है, वगैरह वगैरह इस प्रकार का पार्थक्य उसमें रहता है। उसका एक अपना अपना लक्षण रहता है। और भेद जानने के लिए ये बहुत आवश्यक इस प्रकार का होता है कि इसमें और इसमें क्या अंतर है, ये जानने के लिए उसका एक, जिसको जाति कहते हैं, उसका ज्ञान होना ये जरूर है। गोत्व समझेंगे तो गो समझ पाएंगे। तो ये पृथक होता है, और हर गो में भी एक अलगता होती है। गोत्व सामान्य से गाय को हम बाकी चीजों से अलग करेंगे, लेकिन हर गाय भी अलग अलग इस प्रकार का, ये दूसरे से अलग है, पृथक है। तो ये भी एक अहम चीज रहेगी। पण मग ते सगळं नॅचरल झालं की काही होत नाही ना, म्हणजे घोडा आणि गाढव यांचं एकत्र येऊन केचर झालाय ना. तर मग आता ते नवीन हे केलंय डुक्कर आणि याचं दैवकृत देवाने सगळं केलेलं योग्य असतं. सृष्टि का जो निर्माण हुआ है उसमें बहुत सारी जातियां प्रजातियां उत्पन्न हुई है। 84 लाख इस प्रकार की प्रजातियां हैं, ऐसा बोलते हैं। ये सब अलग अलग बनी है या एक दूसरे से संकर होकर भी कुछ बनी है, एक अहम विवाद्य मुद्दा इस प्रकार का है। और कभी कभी ये नेचुरल संकर भी होते हैं, और ज्यादातर अभी जो संकर है वो बनाए जाते हैं। संकरित गाय इसका एक अहम उदाहरण है कि गाय और सुअर, इनके संकर से ये जर्सी गाय या होल्स्टीन काउ बनी है इस प्रकार से। तो उसी प्रकार से हाँ, वनस्पतियों के बारे में संकर किए जाते हैं, और ये एक अलग ही सोच है इसके बारे में कि कैसे उसका निपटारा हो।
इस प्रकार से। लेकिन ये थोड़ी अलग चीज रहेगी, इस प्रकार का संकर का विचार करना। ये संयोग का ही एक अलग रूप इसका है। जैसे आधुनिक विज्ञान ने मिक्सचर एंड कंपाउंड, ये दो अलग अलग बताते हैं। 2-3 द्रव्यों का संयोग होना ये मिक्सचर इस प्रकार का है। और H2O बनता है वो कंपाउंड है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इकट्ठा कर पानी बनता है। तो ये एक अलग ही माहौल है। और वैसे कंपाउंड के गुणधर्मों को जानना, और उसमें हाइड्रोजन, ना कि हाइड्रोजन के गुणधर्म है ना कि ऑक्सीजन के, वो अलग ही बनता है इस प्रकार से। तो उसके बारे में जानना एक अहम चीज रहेगी। मूल द्रव्य और इस प्रकार से कंपाउंड जो बने हैं उनके गुणकर्मों को समझ लेना ये काफी मुश्किल इस प्रकार का काम होता है। और खास तक ये जब बात जीन तक पहुंचती है, मूल रूप से परिवर्तन उसमें आ जाता है। तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की ज्यांना अभ्यासच जर केलेला आहे तो एक पहिले तर त्यांचं मेडिटेशन झालं ऑफिस आणि डायरीचं, पण आता त्याच्या कोळी जर लावल्या पुन्हा वेगळा संवाद तयार होतो, म्हणजे पुन्हा कलमच करायला लागतं. कलम किंवा असं एकत्रित येणं हे नेमकं काय करतं? सध्या उपलब्ध विज्ञानानुसार सर्व जीव जंतू पशु पक्षी etc जातीचे गणन झालेले आहे का? 84 लाख शी जुळते का? होता है वो 87 लाख इस प्रकार से बताते हैं अभी। उसमें थोड़ा थोड़ा अंतर होता रहता है, लेकिन 84 लाख योनि जो हमारे यहाँ बताई गई है उसे काफी संख्या मिलती जुलती इस प्रकार की है। तो इसमें एक ऐसा थोड़ा सा रहेगा कि संकर नेचुरली होना और ह्यूमन मेड इस प्रकार का होना, ये जो सब चीजें ह्यूमन मेड इस प्रकार में आ रही है। संकर गाय का संकर है या खाद वगैरह का जो संकर इस प्रकार का चल रहा है, तो ये सब बीज रूप से उपलब्ध थे शुरू से ही या एक दूसरे से बने हैं। उत्क्रांतिवाद अगर जो डार्विन का कहा जाता है उस प्रकार से ये बंदर से मानव निर्माण हुआ जो बताते हैं वो सही है नहीं है इसके बारे में संदेह इस प्रकार का है। तो इस प्रकार के संयोग जो जीन्स तक बदल हो जाते हैं, इनका काफी एक महत्व अलग इस प्रकार का है। और अभी के कैंसर वगैरह रोगों में इसकी एक अहम भूमिका है। जो भी जेनेटिक डिसऑर्डर्स रहेंगे इसमें उनके अलग विशेषता इस प्रकार की रहेगी। परिमाणम पुनर्मानम, जो प्रमाण है वो मान इस प्रकार का कि कौन सी द्रव्य कितनी लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है, इसके हिसाब से ये आवश्यक है। संस्कार करणम, संस्कार जो है ये करण इस प्रकार से बताया गया है, साधन इस प्रकार का है, गुणांतराधान उससे होता है। और ये भी एक अहम चीज है संस्कार गुणांतराधान। आगे विमान स्थान में इसके बारे में ज्यादा जिक्र किया गया है कि पानी वगैरह का इस्तेमाल करके उसको धो देना, उसको सुखाना वगैरह वगैरह, ये सब जो संस्कार है उनके जरिए गुणधर्मों में फर्क आ जाता है, गुणधर्म बदल जाते हैं। और इसलिए मूल द्रव्य के गुणधर्म क्या है और संस्कार में उसमें, संस्कार से उसमें क्या परिवर्तन हुआ, ये दोनों देखना जरूरी इस प्रकार का है। और वैसे काफी संस्कार अभी बदल चुके हैं
कि चूल्हा जाकर ये गैस वाला अभी आ गया, चूल्हा इस प्रकार का, यहाँ से लेकर मिक्सर, ग्राइंडर वगैरह वगैरह और रेफ्रिजरेटर, ये तुम्हारा माइक्रोवेव ओवन वगैरह वगैरह, तो ऐसे काफी चीजें हैं और जिनके संस्कारों के बारे में सभी के बारे में पता नहीं चलता। अभी एक थोड़ा उसमें संशोधन हुआ है कि पुराने तरीके से जब हम मंथन करते थे और ब्लेंडर का इस्तेमाल करते हैं, तो इसमें स्पीड एक अहम चीज है, उसका जो वेग है, और इसलिए जल्दी हो जाता है। लेकिन वो यूनिडायरेक्शनल होता, जब हम हाथ से करते हैं तो बाई डायरेक्शनल इस प्रकार का होता है, और इसमें एक संतुलन रहता है। तो हमारे मानवीय जीवन से सुसंगत इस प्रकार का वेग होना वास्तव में जरूरी है। वैसे भी चटनी अगर हम पाटा वरवंटा पत्थर का उसका उपयोग करके बनाते हैं तो उसकी एक टेस्ट अलग होती है, क्योंकि उसमें पीड़न संस्कार होता है। और मिक्सर ग्राइंडर में कटिंग एक्शन है, कि छेदन क्रिया होती है, वहां पे छोटे 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 बहुत सूक्ष्म पार्टिकल्स बन जाते हैं। तो पीड़न और इसमें काफी अंतर है। मूंगफली की चटनी इस प्रकार से खल में करेंगे तो उसमें से तेल छूटता है, और वही अगर मिक्सर में घुमाएंगे तो तेल छूटता नहीं क्योंकि कटिंग एक्शन इस प्रकार की है। तो इस सभी के बारे में सोचना पड़ेगा, संस्कार के बारे में काफी सोचना आवश्यक है, और कौन से संस्कार स्वास्थ्य के लिए अच्छे हैं, कौन से नहीं है, इन सभी के बारे में सोचना जरूरी पड़ेगा। अभी ये स्लो कुकर्स आए हैं विदेशों में, 4 घंटे में कुक करने वाला, 8 घंटे में कुक करने वाला इस प्रकार, और लोग जाकर उसको खरीदते हैं। तो 8 घंटे वाला कुकर है तो सुबह 8 बजे रख देते हैं, और शाम को जब वापस आएंगे तो उसमें 4 बजे तक वो कुकर तैयार हो जाता है इस प्रकार से। और गर्मी रहता है उस समय में। और ये मंदो यात्रा कर स्मृता, मंदो गुण जो है वो यात्रा कर इस प्रकार का बताया गया है, तो जीवन का यापन होने के लिए ये अच्छा है इस प्रकार से। तो संस्कार के बारे में काफी सोच होना जरूरी है, और इन सभी संस्कारों के बारे में मॉडर्न फिजिक्स क्या कहता है ये भी अहम चीज रहेगी। उसके अनुसार गुणकर्मों में क्या अंतर होता है ये भी समझना जरूरी है। और मुझे लगता है कि इस प्रकार से अगर इनका अध्ययन हम करें तो मूल द्रव्यों के गुणकर्म क्या है, और संस्कार से उसमें परिवर्तन क्या आया है, या संयोग से उसमें परिवर्तन क्या आया है, ये समझ लेना जरूरी है। तो हम उसके बारे में कैसा उनका प्रयोग करें न करें ये सोच सकते हैं। भावाभ्यसनम अभ्यास शीलनम सतत क्रिया। भावाभ्यसन बार बार वो दोहराते रहना, ये अभ्यास है। शीलन सतत क्रिया उसी में लगे रहना, उसी की क्रिया बार 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 करते रहना, ये एक अहम चीज इस प्रकार से है। तो जो चीज अभ्यास से आती है वो अब उसके लिए अभ्यास ही जरूरी है, एक बार दो बार करने से कुछ नहीं होगा इस प्रकार से। इसलिए शायद कहते होंगे कुकर में दाल गलती है
दिखती नहीं, इसीलिए आत्मान उत्पन्न होता है कुकर की दाल से कुछ रुगड़ों में। तो ये एक अहम चीज रहेगी। वास्तव में अभी ऐसा है कि समय बचाना एक अहम चीज। हमारा पूरा लाइफ शेड्यूल जो है वो काफी व्यस्त इस प्रकार का हो गया। पैसों पर बहुत सारे सुख निर्भर है, पैसा कमाना आवश्यक है, और जितना भी कमाए वो कम है। अभी इस प्रकार की स्थिति है। तो फिर और उपभोग अगर लेना है तो उसके लिए भी समय नहीं है, ऐसी स्थिति। तो इसलिए समय बचाने के लिए बहुत सारी सुविधाएं उत्पन्न हुई है। इस प्रकार से समय बचाकर हम उस समय का क्या करते हैं, ये एक बड़ा प्रश्न है। एक बीच में एक आर्टिकल आया था कि बहुत सारे लोग समय बचाना इसमें लग जाते हैं, और उस समय बचाकर वो करते क्या है एक्चुअली, कुछ ऐसा बहुत ही उपयुक्त काम करते हैं, ऐसी तो चीज नहीं रहती है। जिनको बड़ा कारोबार चलाना है वो व्यस्त होते हैं, उसमें कोई संदेह नहीं है। हमारे पंतप्रधान वगैरह जो लोग हैं उनको व्यस्त रहना ही पड़ता है, क्योंकि काम ही उतने ज्यादा रहते हैं। आम आदमी के लिए इतना काम नहीं होता है। फिर भी समय का नियोजन न होने के कारण स्ट्रेस बढ़ जाता है, ऐसा है। और फिर इसलिए ये प्रेशर कुकर वगैरह सब प्रचलन में आ गए। अब उससे नुकसान होता है ये समझने के बाद इस प्रकार के इस्तेमाल में आने लगे। तो इन सभी के बारे में सोचना है कि हमें करना क्या चाहिए, हमारा उद्देश्य क्या है। और हमारा उद्देश्य अगर सेहत है या स्वास्थ्य है तो उसी दृष्टि से विचार करें, और फिर इन कुछ चीजों को छोड़ दें इस प्रकार से। लेकिन ये अक्सर में होता नहीं है और हम दौड़ते रहते हैं, ऐसा है। भारत में सूर्य का प्रकाश काफी मात्रा में उपलब्ध है, और उसका जितना हम उपयोग कर सके वो हमारी एनर्जी की बचत होगी, ऊर्जा की बचत। लेकिन फिर भी सोलर कुकर ज्यादा इस्तेमाल में नहीं है लोगों। कुछ चंद ही लोग ऐसे रहेंगे कि जो सोलर कुकर का प्रयोग करेंगे। सुबह जल्दी है छोड़ दो, दोपहर को कुकर लगा के रखेंगे और शाम तक खाना पक जाएगा। ये भी पॉसिबल है, लेकिन ये होता नहीं है वास्तव में। तो जब तक हम निर्धार नहीं करते कि मुझे इस रास्ते पे चलना है तब तक ये बात नहीं होगी। तो मैं समझता हूँ कि हर एक को अपना उद्देश्य क्या है ये एक बार समझ लेना है। आत्मनिर्भर भारत अगर करना है तो जिस जिस प्रकार से शक्ति को हम बचा सकेंगे, हमारा इंपोर्ट सबसे ज्यादा क्या है ये हमें सोचना है। तो पेट्रोल डीजल ये सब इंपोर्ट वाली चीजें हैं जो हर दिन उपयोग में लाई जाती है इस प्रकार से। तो क्यों न हम इलेक्ट्रिसिटी के वाहन इस्तेमाल करें, क्यों न सूर्य के किरणों का उपयोग करें, उसी को ज्यादा प्रोत्साहन इस प्रकार के दे। और अभी एक परसों आर्टिकल पढ़ा था कि एयर प्रेशर के आधार पर वाहन चलाना, लखनऊ का कोई साइंटिस्ट है उसने गाड़ी बनाई है उसकी, और 9-10 बरस में वो काम कर रहा है, और सिर्फ एयर के टैंक है गाड़ी में, और उसके डिफरेंस के ऊपर गाड़ी चलती है। तो ये अजब है।
इस प्रकार से अगर होते हैं तो उनका भलीभांति इस्तेमाल करना चाहिए, उनको पुरस्कार होना चाहिए, इन चीजों का पुरस्कार होना चाहिए। तो बेटर ऑप्शन है कि हम पुराने तरीकों को अपनाइए इस प्रकार से। और मंदो यात्रा कर स्मृतः, धीमे गति से पकाएंगे तो ज्यादा बेहतर इस प्रकार का है। मैं बात कर रहा था भावाभ्यसनम अभ्यास शीलनम सतत क्रिया, कि बार बार एक चीज करने से उसमें मास्टरी आ जाती है, उसमें काफी चीजें समझने लगती है। वैसे कहा जाए तो अभ्यास, एक अध्ययन को भी अभ्यास इस प्रकार से कहते हैं। वो बार बार करेंगे तो उसमें काफी चीजें समझ में आती है। अभी मैं दूसरी बार चरक पढ़ रहा हूँ, पहली बार जो पढ़ा था उसका भी 2-3 बरस हो गए, लेकिन उस समय का मेरा जो वक्तव्य होगा और आज का जो मेरा वक्तव्य है, इसमें काफी अंतर है। ये जैसे मैं फिर से नए ढंग से पढ़ रहा हूँ इस प्रकार से। तो ये अभ्यास का फल है कि जितनी बार पढ़ते रहोगे उतनी बार कुछ ना कुछ नए विचार इसमें से आते रहे। कालिदास का एक वचन है, क्षण क्षण नवताम उपैति तदेव रूपम रमणीयताया। क्षण क्षण जो नवीनता से प्रतीत होता है वही रमणीय इस प्रकार से। थोड़ा सा हो गया और फिर उसमें अब दिलचस्पी नहीं है, ऐसा नहीं होना है इस प्रकार से। तो बार बार करना जरूरी है, इसलिए कंठस्थीकरण का एक अहम महत्व है। अभी लोग इतना भूल गए हैं पढ़ा, ये जो पढ़े हम पहले रटते थे वो सभी अब भूल गए। कैलकुलेटर्स हाथ में है, मोबाइल हाथ में है, जो भी आप गिनना चाहते हैं वो आप गिन सकते हैं। फोन नंबर हम पहले याद करते थे, अभी मोबाइल में फोन होते हैं, नंबर होते हैं, हम वही देखेंगे इस प्रकार से। तो हम हमारी कैपेसिटी जो है, हमारी क्षमता है, वो कम कर जा रहे हैं इस प्रकार से। अगर हम इस ढंग से नहीं करेंगे, हाँ, तो कोशिश करेंगे तो ये काफी मुश्किल इस प्रकार की बात हो जाती है। तो इसको ध्यान में रखना काफी जरूरी इस प्रकार का है। तो ये सतत क्रिया होनी चाहिए और उससे मास्टरी आती है। ये सबसे अहम चीज है कि एक एक ही चीज बार बार करने से उसमें हम कुशल इस प्रकार के हो जाते हैं और ये करना जरूरी है। इति स्वलक्षणैरुक्ताः गुणाः सर्वे परादयः चिकित्सायैरविदितैः न यथावत् प्रवर्तन्ते। तो ये लक्षणों के द्वारा ये परादी गुण बताए गए और उनके बारे में जानकारी नहीं हो तो योग्य चिकित्सा नहीं होती है इस प्रकार से। तो इन सभी के बारे में गहराई में जाकर थोड़ा सोचना पड़ेगा कि ये किस प्रकार से हम उनका प्रयोग कर सकते हैं। वैसे द्रव्य गुण कर्म यह हमारा बेस है और द्रव्यों में काफी प्रकार के गुण हैं, रस उसमें एक प्रधान है क्योंकि उसका डायरेक्टली संबंध महाभूतों से और महाभूतों का दोषों से इस प्रकार से। तो रसादि भेद और द्रव्य अपराधि भेद ये सभी जानना जरूरी इस प्रकार का है। गुणा गुणाश्रयान नोक्तास तस्मात् रस गुणान विषक विद्या द्रव्य गुणान कर्तुम अभिप्रायः पृथक्विधा। गुण गुणों के आश्रय से नहीं रहते, वो तो केवल द्रव्य के आश्रय से ही रहते हैं। तो रसों के गुण जो बताए गए हैं वो द्रव्य के गुण ही है ऐसा समझे। कर्तुम अभिप्रायः, वही कर्ता का अभिप्राय है और वो अलग अलग इस प्रकार के।
वाग्भट में भी क्या है, गुरुवादयो गुणाद्रव्य पृथ्व्यादो रसाश्रय रसेषु दृश्यन्ते साहचर्योपचारता। मधुर रस गुरु है, शीत है वगैरह, इस प्रकार से जो मधुर रस के बारे में गुणों का वर्णन आता है, वो वास्तव में मधुर रस वाले द्रव्यों के गुण है, मधुर रस के गुण नहीं है, क्योंकि मधुर रस खुद गुण होने के कारण उसके ऊपर गुण नहीं रहते। लेकिन साहचर्य उनमें रहता है, मधुर रस भी है और ये भी गुरु भी है, शीत भी है, इसलिए उसके गुण है, इस प्रकार से बताते रहते। तो कर्ता का भी अभिप्राय नहीं है कि ये इन रसों के गुण है, वो द्रव्यों के ही गुण इस प्रकार से है। अतश्च प्रकृतं बुद्ध्वा देशकालान्तराणि च तन्त्रकर्तुरभिप्रायान् उपायांशार्थमादिशे। तो प्रकृत क्या है, अधिकरण क्या है, कि इसके बारे में बात चल रही है। देश कालांतराणि च, और देश और कालांतर, देशांतर और कालांतर। तंत्रकर्तु अभिप्रायान्, तंत्रकर्ता का अभिप्राय क्या है, उपायांश, और उपाय क्या है, ये सब जानकर अर्थ लगाना है इस प्रकार से। तो क्षारा क्षीरम फलम पुष्पम इत्यादि उद्भिदगण से प्रकृतत्वात् क्षीरम इति स्नुह्यादि क्षीरमेव क्षीर शब्देन वगैरह। क्षीरसी शोधन अभिधीयमाने कृमि व्याधौ इति तच्छिरो गत कृमि व्याधौ एव हो। तो अधिकरण क्या है, प्रकृत क्या है, वो सोच लेना जरूरी है, और फिर जो बात बतानी है उसके बारे में। देश कालांतराणि च, देश कौन सा है, काल कौन सा है, इसके बारे में भी जाने। और तंत्रकर्ता का अभिप्राय क्या है, ये भी समझे। उपाय जो है वो शास्त्रोपायन तंत्र युक्ति रूपान, वो समझकर इसके बारे में आगे चलिए। तो ये एक अहम चीज है कि तंत्र युक्ति अर्थ लगाने के लिए आवश्यक इस प्रकार से है, और इसका वर्णन सबसे अंत में आया है। तंत्र युक्ति पूरा ग्रंथ पढ़ने के बाद तंत्र युक्ति अगर पढ़ेंगे, तो फिर जब ग्रंथ अध्ययन शुरू करेंगे तो तंत्र युक्ति को लगाकर अर्थ उसका करना है, तंत्र युक्ति से के आधार पर अर्थ करना है इस प्रकार से। और वैसे अन्वय या योग एक तंत्र युक्ति कही गई है, सुश्रुत ने बताई है। तो जो सभी पद बिखरे बिखरे हुए हैं, उन सभी पदों को एक विशिष्ट क्रम से इकट्ठा करना, ये योग तंत्र युक्ति बताई, अन्वय लगाना इस प्रकार से। तो एक सबसे अहम चीज है, क्योंकि सामने जो श्लोक आया है उसका अर्थ किस प्रकार से करना है, ये एक अहम चीज होती है। और कम से कम वाच्यार्थ तो हमें समझ में आना चाहिए, और इसलिए संधि विग्रह, समास विग्रह और अन्वय, ये तीन बातें बहुत महत्वपूर्ण, बहुत आवश्यक इस प्रकार की। तो इसको अगर हम भली भांति समझ लेंगे तो अर्थ उसका कर सकेंगे। तो ग्रंथों के अर्थ के बारे में ये अहम सूत्र है, और तंत्रकर्ता का अभिप्राय भी क्या है ये भी देखना जरूरी है। गंगायाम घोषा के बारे में जो लक्षणा की जाती है, जहल लक्षणा, इस प्रकार से कि गंगा का वास्तव में अर्थ गंगा प्रवाह है, और गंगा प्रवाह में तो घोष नहीं हो सकता। तो कहने वाले का तात्पर्य है कि गंगा की तीर पर है, किनारे पर है, इस प्रकार से। और उसका शैत्य पावन वगैरह जो गुणधर्म है गंगा प्रवाह का, वो उस घोष में या गौशाला में है, ये तंत्रकर्ता का अभिप्राय है इस प्रकार से।
कब कहाँ कौन सी तंत्र युक्ति लगाइए, ये इस बारे में कई बार समझ नहीं आता, तब क्या करें। ये भी मैं समझता हूँ। यथा वीणागता तंत्री सर्वान रागान प्रभाषति तथा हस्तगता नाड़ी, नाड़ी के बारे में बताया। प्रदीपो वेश्मनो यथा यथाम्बुज किरणस्यार्कः यथार्कः सूर्य का किरण से सूर्य विकासी कमल विकसित हो जाता है, उसी प्रकार तंत्र युक्ति से अर्थ क्लियर हो जाता है. रसशास्त्राच्या अभ्यासातून नवीन इंधन शोधले जाऊ शकते. चौपाटीवर जो विमान उडवण्याचा प्रयोग झाला होता त्यात पारद हे इंधन म्हणून वापरले होते. तड़पदे नाम का एक कोई आदमी था और उन्होंने ये विमान उड़ाया था, भारत में ही उड़ाया था. और बद्ध खेचरतान धत्ते, ये पारद के बारे में बताया गया. बद्ध पारद हो जाए तो खेचरता सिद्धि प्राप्त कर देता है. ऐसा कहता है कि राइट बंधु ने इस विमान के अवशेष वो लेके गए थे और फिर उन्होंने इसकी खोज की, ऐसा इतिहास है. लेकिन इसके बारे में सोचना, ये क्या अर्थ हो सकता है, इसके बारे में सोचना, ये एक अहम चीज इस प्रकार की रहेगी. मुझे अभी पक्का याद नहीं है, लेकिन प्रमाद जोशी के पिताजी के पास कोई आदमी गया था और उसने कहा था कि वेदों में बॉम्ब कैसे बनाएंगे इसके बारे में कुछ जानकारी है. उसने कुछ उस तरीके से कुछ सूत्र ढूंढे थे इस प्रकार से. तो कोई भी किसी भी प्रकार से अर्थ लगा सकता है. गीता का एक अर्थ किसी ने कम्युनिज्म के तरीके से लगाया. गीता में कम्युनिज्म बताया है इस प्रकार से. तो हम जिस प्रकार से सोचते हैं उस प्रकार से इसमें अर्थ निकल सकते हैं. तो हमारा मकसद क्या है, तंत्रकर्ता का अभिप्राय क्या है, ये एक अहम चीज होगी. एकम शास्त्र मध्यानो न विष्णुत्या शास्त्र निश्चय तस्माद् शास्त्र बीजानीय चिकित्सका, ये काफी फेमस श्लोक है, प्रसिद्ध श्लोक है सुश्रुत का. और उसके आधार पर एक शास्त्र के अध्ययन से अर्थ निश्चय नहीं होता है, तत्व निश्चय नहीं होता है. इसलिए अनेक शास्त्र जानने वाला वैद्य होना चाहिए, ये इस शास्त्र को समझे, इस प्रकार का उनका कहना है. तो हमारे यहाँ व्यास जी का एक व्याख्यान हुआ था अष्टांग योग महाविद्यालय, और व्याख्यान हिंदी में था. मैंने सवाल पूछा बाद में कि इस सूत्र का आधार लेके एकम शास्त्र मध्यान्ह विद्या शास्त्र, कुछ वैद्य ऐसा बताते हैं, अध्यापक बताते हैं कि हमें एलोपैथी सीखनी चाहिए, उसके बगैर हम आयुर्वेद सीख नहीं पाएंगे इस प्रकार से. तो आपकी उसके बारे में क्या राय है. उन्होंने जो जवाब आरंभ किया, जिस तरीके से ये सवाल पूछा गया है उसके मालूम होता है कि प्रश्नकर्ता को इसका उत्तर मालूम है. तो मैंने बताया कि हाँ ठीक है, मुझे मालूम है, लेकिन मैं आपके मुंह से सुनना चाहता हूँ. तो बोले एक सीधी बात है, श्रुताचार्य ने जब ये सूत्र लिखा तो उनके सामने एलोपैथी थी ही नहीं. तो उनके मत के अनुसार इस सूत्र का एलोपैथी पढ़नी चाहिए, ऐसा अर्थ कैसा हो सकता है, तर्क संगति नहीं है, बिल्कुल नहीं है. तो ये आंसर मुझे भी मालूम था. उसके बारे में कोई संदेह नहीं. लेकिन इससे दो प्रकार का नुकसान होता है.
जो वास्तव में उसका अर्थ है, जिस उद्देश्य से उन्होंने ये सूत्र लिखा, वो हम समझ नहीं पाते हैं और वो नहीं करते हैं। उनके मन में दो प्रकार के विकल्प हो सकते हैं कि निमि कश्यप वगैरह वगैरह बहुत लोगों के ग्रंथ है आयुर्वेद में, एक शास्त्र का अध्ययन मत करो, सभी आयुर्वेद के ग्रंथों का अध्ययन करो, ये एक बात हो सकती है। और दूसरी बात हो सकती है कि केवल आयुर्वेद का ही मत करो, ज्योतिष है, योग है, सांख्य है और बाकी चीजें हैं, उनका भी अध्ययन करो। सारोपनिषद इदम शास्त्र, तो ये सार्वपरिषद इस प्रकार का शास्त्र है। तो अगर अन्य शास्त्र से उपनीत जो विषय है उनके बारे में गहराई में जाकर सोचना है तो उन शास्त्रों का भी अध्ययन करो। तो ये शायद सुश्रुताचार्य का अभिप्रेत था, और वो दोनों मुद्दे हमने छोड़ दिए। और वैदिक ऑन इंजिन्स एंड करंट स्टेटस। ओके, ये जीएसवीसी में भी डाल दो एक बार। have uploaded paper on Vedic icon engines on JSVC. तो जो अर्थ लेना चाहिए वो नहीं ले रहे हैं, और जो नहीं लेना चाहिए वो ले रहे हैं उससे अर्थ, इसमें दिशा भूल इस प्रकार की हो जाती। तो हमारे एक बुजुर्ग अध्यापक ने इसके बारे में मेरे साथ बहुत झगड़ा किया इस सूत्र के बारे में। तो उन्होंने ये सूत्र मुझे बताया कि इस सूत्र के अनुसार एलोपैथी का अध्ययन करना चाहिए। तो मैंने कहा कि एलोपैथी थी नहीं उस समय, वो सुश्रुताचार्य के मत के अनुसार ये कैसा रहेगा। तो बोले ठीक है, लेकिन अभी के कॉन्टेक्स्ट में जब हम सुश्रुत संहिता पढ़ते हैं और हमें मालूम है कि बाकी वैदिक शास्त्र भी है, तो इस सूत्र का अभी के जमाने में जो अर्थ लगाना है उसके अनुसार अन्य वैदिक शास्त्र पढ़ने चाहिए। मतलब ठीक है, अगर आप ऐसा बताते हैं तो मुझे कोई ऐतराज नहीं उसके बारे में, लेकिन इसमें भी दो पॉसिबिलिटीज है। तो बोले क्या है कि सिर्फ एलोपैथी क्यों पढ़नी है, होम्योपैथी है, चाइनीज है, एक्यूप्रेशर है, जो भी चीजें होगी उन सभी को पढ़ना चाहिए, सिर्फ एलोपैथी क्यों पढ़े। तो निरुत्तर हो गए, बोले नहीं कुछ। और फिर मैंने कहा दूसरी भी आपत्ति ऐसी है कि सिर्फ हमें हमारे लिए ये निर्बंध क्यों है। एलोपैथी वाला आदमी भी आयुर्वेद पढ़े, होम्योपैथी पढ़े, नेचुरोपैथी पढ़े, होम्योपैथी वाला भी ये सब पढ़े, सिर्फ हमारे लिए ये लागू होगा और बाकी लोगों के लिए लागू नहीं होगा, ये कैसा है। तो वो गुस्सा कर गए जब कोई आंसर उनको सूझा नहीं। तो फिर बोले अगर उन्होंने गलती की है तो हम भी क्या गलती करेंगे क्या। मैंने कहा वो भी सवाल नहीं है, उनको नहीं लगता कि वो गलती कर रहे हैं। उनको जरूरत नहीं समझती कि मुझे केवल एलोपैथी करने से फायदा नहीं है, बाकी शास्त्र भी पढ़नी चाहिए, सीखनी चाहिए, ऐसा उसको तो लगता नहीं है। उसको नहीं लगता कि मैं गलती कर रहा हूँ। गलती सिर्फ हमें ही लगती है कि मैं एलोपैथी पढ़ नहीं रहा हूँ तो मैं गलती कर रहा हूँ इस प्रकार से। उसके बगैर मैं टिक कैसे पाऊंगा, मरीज आते हैं, रिपोर्ट लेके आते हैं, मुझे कुछ समझ भी नहीं आएगा और गंभीर अवस्था है और मैंने उसको लाइटली ले लिया वगैरह वगैरह इस प्रकार से। तो हमारे पास ना आयुर्वेद का विज्ञान है, ना एलोपैथी का विज्ञान है, ना होम्योपैथी का है, कुछ भी नहीं है। और ऐसे ही हम अर्थ लगाते रहेंगे इस सूत्र के, एकम शास्त्र में ध्यान विद्या शास्त्र में इस प्रकार जिस प्रकार से अर्थ लगा रहे हैं। तो इसीलिए गुरु का महत्व रहता है कि शास्त्र गुरु मुखोदगीर्णम, गुरु के मुख से विद्या आती है। शास्त्र तो वैसे ग्रंथ तो है हमारे पास, सूत्र है, उसका सही अर्थ क्या है, किस कॉन्टेक्स्ट में है, प्रयोजन क्या है तंत्रकर्ता का, ये सभी बातें बताने वाला गुरु है। तो उसको अगर हम भली भांति समझ पाएंगे
तो सही ज्ञान मिलेगा, और सही ज्ञान नहीं मिलेगा तो हम भटक जाएंगे। और ये होता रहता है। तो मार्ग प्रवृत्ति जो होती है वो सही रास्ता न समझने की वजह से होती है, और गुरु इस प्रकार से होता है कि जो सही रास्ते पर लेके जा सकते, लेकिन उसके लिए गुरु की भी परीक्षा करनी है और छात्र की भी परीक्षा होनी है। दोनों अच्छे हैं तो ही ये शास्त्र आगे बढ़ेगा इस प्रकार से। तो ठीक है, यहाँ पे रुकते हैं, कल आगे जाएंगे। आयुर्वेद प्रकांडो निगदितैः हि शल्यतंत्र प्रधानः शिष्येभ्यः शाश्वतोऽयं निखिलजनकृपा व्याप्तिचित्तेन येन आयुर्वेदस्य वाञ्छन् पुनरपि भुवने ताञ्च सुष्ठु प्रतिष्ठां श्रेष्ठं धन्वन्तरिं तं प्रणमति च सदा वैद्यवर्गो हि नूनम्। वैद्यवर्गो हि नूनम्। योग Jyotish Vas, you need to be studied first by all Vaidyas. अभी ऐसा है ना कि हमारे उम्र में हम क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में सोचना है। हम आयुर्वेद भी पढ़ेंगे, एलोपैथी भी पढ़ेंगे, और भी कुछ पढ़ेंगे तो कुछ भी हासिल नहीं होगा। तो हमें ये समझ लेना है कि हमारी क्षमता कितनी है, हम क्या क्या कर सकते हैं,